सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर को कि मुझे इस योग्य समझा और मुझे यहाँ बुलाया गया कि आप लोगों को मैं कुछ बता सकूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहूँगा कि जहाँ तक बात है गणित विषय की, तो गणित विषय पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि आप सभी छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसलिए कुछ बातें जो मेरे मन में हैं या जो मैंने अपने अनुभव से जो सीखा, समझा, जाना है, तो वो मैं पहले आप लोगों से शेयर करता हूँ, फिर हम बात करेंगे गणित विषय पर। ठीक है? अगर आप लोगों को बच्चे से संबंधित कोई भी बात न समझ में आए, क्योंकि बच्चों का बिहेवियर या बच्चों का व्यवहार अधिकतर लोगों के समझ में नहीं आता है। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तब हमारा व्यवहार, जैसे आप किसी के बारे में बोल सकते हैं कि ये इंसान ऐसा है या वैसा है, जो भी है, लेकिन आप बच्चे के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हर समय अलग-अलग तरह से बिहेव करता है। जब आप सोचते नहीं रहेंगे तब वो रो देगा, जब आप सोचते नहीं रहेंगे तब वो खुश हो जाएगा। पल भर में खुश होते हैं, पल भर में रोते हैं। इसलिए क्योंकि हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए जब कभी भी आपको उनका व्यवहार किसी पर्टिकुलर समय में न समझ में आए, तो बस इतना सोचिएगा कि जब हम खुद बच्चे थे उस समय हम क्या सोचते थे। क्या हम उस समय सभी विषयों में होशियार थे? क्या उस समय हम गणित में स्ट्रांग थे? क्या उस समय हम किसी विषय की वस्तु सामग्री को कितने स्ट्रांग तरीके से समझ सकते थे? बस आप अपने बारे में सोचिएगा, बस आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा गणित में बहुत होशियार हो, और ये जरूरी नहीं है कि अगर वो बच्चा गणित में गधा है तो वो आगे चल करके असल जीवन में भी गधा होगा, जरूरी नहीं है। किसी भी बच्चे पर किसी भी प्रकार का लेबल थोपना एक प्रकार से गलत है। ठीक है? मैं आप लोग को एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। एक छोटी बच्ची थी 7-8 साल की, वो गाने बहुत सुनती थी। गाने गाने का बड़ा उसका शौक था। जब भी उसको समय मिलता रूम में कुछ न कुछ गाने गुनगुनाने रहती थी। उसको दिन भर बस गाना गुनगुनाना था, और गाते गाते उसकी आवाज बहुत सुरीली हो गई थी, बहुत बढ़िया गाती थी। गाने में उसका नशा था। अब उसकी मम्मी टीचर थी। अब सुबह स्कूल जाना, फिर स्कूल के काम काज, तनाव, शाम को जब उसकी मम्मी घर आती तो वो गाना लेकर बैठ जाती। कभी कभार उसकी मम्मी को थोड़ा सा इरिटेशन भी होता कि क्या दिन भर गाना गाते रहती है करके। एक बार हुआ यूं कि उसकी मम्मी ऑफिस से आई और काफी ज्यादा काम काज का तनाव था, और वो बच्ची गाना गा रही थी बहुत तेज आवाज में। मम्मी को आया गुस्सा, उसने जोरदार उस बच्चे को फटकारा, चुप करो तुम, कितनी बेसुरी हो तुम। अब ये बात उस बच्ची के मन में इस कदर बैठ गई कि अच्छा, तो क्या मैं इतने दिनों से जो गाती रही थी, क्या वो बेसुरा था? क्या मैं वास्तव में बेसुरी हूं? अब ये स्टिकर उस बच्ची ने स्वयं अपने मन में लगा लिया, ये लेबल लगा लिया। उस दिन के बाद से बच्ची का गाना, जब भी वो गाने का मन उसको करता, तो उसको एक डीमोटिवेशन मिल जाता कि नहीं यार, मैं तो बेसुरी हूं, मैं कहां से गा पाऊंगी। तो कहने का अर्थ यह है कि आप बच्चों को जो कुछ भी कहते हैं वो उनके अवचेतन मन में छप जाता है, और इस बात को भले ही वो नहीं समझ रहे हो। जैसे आप किसी बच्चे को बोल रहे हैं तुम गणित में गधे हो, तुम क्या गणित पढ़ोगे, अगर ऐसे ही करते रहो तो तुम फेल हो जाओगे, तुमसे तो हिंदी का एक पद्यांश गद्यांश भी याद नहीं होता, तुम इतिहास में कमजोर हो। किसी भी प्रकार का लेबल बच्चों में न थोपे, ये उनके अवचेतन मन में बैठ जाता है, और आगे चल करके वो वास्तव में उसमें अच्छा परफॉर्म फिर वो नहीं करेंगे। जैसे आप किसी बच्चे का प्रगति पत्रक दिखा करके ये कहते हो कि देखो, इस विषय में आपके मार्क्स अच्छे हैं, इस विषय में आपके मार्क्स खराब हैं, इसमें आप अच्छा परफॉर्म आप नहीं कर रहे हो, तो कहने का अर्थ ये कि आप उसको उसके बारे में बतलाइए। लेकिन एक होता है ना कि जैसे कोई भी गिफ्ट है वो अच्छा कब दिखता है, जब उस पर आप कवर लगाते हैं तब। तो बच्चों के बारे में आप उनको बताइए, लेकिन पहले शुरुआत आप तारीफ से कीजिए। इस बात को मैंने खुद अनुभव किया है। आप शुरुआत तारीफ से कीजिए, उसकी कमियां बाद में बतलाइए, पहले 5-6 उसकी तारीफें गिनवाइए। हर बच्चे में एक अद्वितीय एक हुनर होता है, वो किसी न किसी फील्ड में बहुत अच्छा होता है। तो पहले आप उसकी तारीफें गिनवाइए, देखो बेटा तुम इसमें अच्छे हो, इसमें अच्छे हो, बस इसमें थोड़ा सा अगर कवर कर लो ना, फिर तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। और जितना ज्यादा आप उसकी तारीफ करेंगे ना, उसके बाद अगर आप एक दो उसकी खामियां बता दें, और वो भी कवर करते हुए
कि बेटा देखो इसमें थोड़ा सा अच्छा तुम परफॉर्म कर लो ना, गणित में देखो तुम्हारा नंबर इसलिए कम नहीं आया क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कम आया है कि तुम्हारी प्रैक्टिस में थोड़ी कमी रह गई। अगर तुम प्रैक्टिस अच्छे से कर लो ना, फिर तुम इतने मार्क्स बढ़िया पा जाओगे कि ये आप देखो उसकी कमी भी आप बता रहे हो, लेकिन कितने बढ़िया अंदाज से तुम अपनी कमी भी समझ गया। और अगर वो ऐसी इतनी बढ़िया बातें अगर आपसे सुनेगा तो वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगा। और एक खास बात जो सर ने कही कि बच्चों की तुलना किसी से भी दूसरे बच्चों से बिल्कुल न करें, कि वो देख कितना होशियार है, खेल कूद में भी आगे है, पढ़ाई में भी आगे है, और तू दोनों में गधा है। तो कभी भी तुलना बच्चों की न करें। हर बच्चा परमात्मा की संतान है, वो अद्वितीय है। आप नहीं जानते कि वो आगे चल करके आपसे कई गुना ज्यादा आगे जा सकता है। तो बच्चे जो बोलते हैं ना बच्चे भगवान का स्वरूप है, तो बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो वो दिल में बच्चे ही रहते हैं। हम सब भी बच्चे ही हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी किसी ऊपर लेबल ना थोपें। अब बात आती है गणित विषय की, ठीक है। तो मैं आपको बतला रहा हूं कि भगवान की दया से, भगवान की कृपा से, भले ही आज के दिनांक में मैं गणित में अच्छा हूं, लेकिन मैं टीचर, अब दुनिया की दृष्टि में मैं टीचर हूं, लेकिन मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, अभी भी मैं पुस्तक खोलता हूं कक्षा 12वीं 11वीं और कॉलेज की जब गणित किताब खोलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इसको कितने सालों से पढ़ रहा हूं, फिर भी बहुत सारी चीजें अभी जानना बाकी है। और हमेशा मेरे को ऐसा लगता अरे ये पॉइंट आज तक मेरे दिमाग में क्यों नहीं है, मैं इतने बार किताब खोला और इतने बार पढ़ा, लेकिन ये वाला पॉइंट आज अभी मैं पढ़ के आ रहा हूँ और मेरे को कुछ ऐसी बातें नजर आई हैं कि जैसे मैं बोलता हूँ यार आज तक नहीं समझ पाया। जितने बार किताब खोलता हूँ उतने बार कुछ नया सीखता हूँ। तो कहने का अर्थ है कि हम भले टीचर बन गए लेकिन हम वास्तव में विद्यार्थी ही हैं, और आप सभी विद्यार्थी हैं। आप सब रोज कुछ न कुछ सीखते हैं, पढ़ाने के लिए सीखते हैं, स्वयं पढ़ते हैं तब भी सीखते हैं। तो जब हम खुद सीख रहे हैं तो हम उन लोगों को कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोल सकते जिनको हम सिखा रहे हैं। बस फर्क इस बात का है कि आप उनसे उम्र में बड़े हैं तो आपकी जगह अध्यापक के तौर पे है, और वो बेचारे छोटे हैं इसलिए वो पढ़ रहे हैं, लेकिन हैं सभी विद्यार्थी ही। ये बात आप निश्चित रूप से मान लीजिए, ठीक है। अच्छा अब सुनिए, गणित विषय में हर कोई होशियार हो, बहुत तेज तर्रार हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब आप ये बात स्वीकार कर लेंगे तब आप बहुत अच्छे से गणित पढ़ा पाएंगे बच्चों को। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप किताबी ज्ञान उनको पढ़ाएं, पुस्तक में जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ाएं, कोई भी जरूरत नहीं है। मैं फिर भी पुरजोर अनुशंसा करूंगा अधिकाधिक किताबें पढ़ने की। जब आप अधिकाधिक किताब पढ़ेंगे तो किताब के सिद्धांतों को पालन जरूर करेंगे, लेकिन किताब के तरीके से नहीं, अपने तरीके से। किताबों को पढ़ना इसलिए अच्छा माना गया है क्योंकि वो आपके विचारों के रास्ते खोलते हैं। मैं भी बहुत सारी किताबें पढ़ता हूं, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं तो वो किसी भी एक किताब से नहीं रहता, वो मिक्स रहता है। तो सबसे पहला जो मैं आपको टिप्स देना चाहता हूं, सबसे पहला टिप्स कि आप बहुत अधिक मात्रा में किताबें पढ़ें। जो भी जिस भी चीज की आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप जिस चीज को सीखना चाहते हैं, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए सीखना चाहते हैं कि बच्चों को गणित कैसे पढ़ाया जाए, तो शिक्षण विधि की भी बहुत सारी किताबें आती हैं, और जितना अधिक आप किताब पढ़ेंगे उतना अधिक आपको सीखने को मिलेगा। हम कहते हैं कि यार एक ही सब्जेक्ट की कितनी सारी किताबें रख करके हम क्या करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप समझ जाइए कि उतनी दुनिया है। हमारे लिए दुनिया इतनी बड़ी एक है, लेकिन नहीं, जैसे सर बैठे, आप सर बैठे, आपके अंदर अपनी एक दुनिया है, आपने अपने जीवन को अपने तरीके से जिया है। तो वो इंसान जब अपनी किताब लिखता है ना, तो वो अपने अनुभवों से लिखता है। इसलिए किताबें अधिक मात्रा में पढ़िए। आप हर एक इंसान की दुनिया को आप पढ़ रहे हैं, उतना अधिक आप सीखेंगे। दूसरी बात, कुछ भी चीज बच्चों को सिखाएं, चाहे गणित विषय हो, चाहे इतिहास, चाहे सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी हो, हमेशा शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करें। जैसे कितना बढ़िया अवसर है कि गणित विषय पर हमको बच्चों को सिखाना है, तो गणित विषय की एक छोटी सी कहानी, क्योंकि हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य कोई बड़े बड़े प्रमेय और बड़े बड़े सिद्धांतों को समझाना नहीं है। बच्चों को सिखाने के लिए हमको सामान्य कैलकुलेशन से शुरुआत करनी होती है। तो कैलकुलेशन हमारे डेली लाइफ में बहुत अधिक मिलते हैं। आप छोटी सी कहानी से स्टार्ट करो, उनको पता मत चले कि आप गणित पढ़ा रहे हो। अगर पता चल गया ना, तो जिन बच्चों के लिए स्टोरी सुनाता हूं, एक पिता अपने दो बेटों के साथ होटल गए पिज्जा खाने के लिए। क्या खाने के लिए? पिज्जा। अब वहां पर होटल वाले ने उनको पिज्जा उनका ऑर्डर लिया। अब उनको ऑर्डर करना था पिज्जा, उन्होंने दे दिया। अब उन्होंने जो पिज्जा ऑर्डर किया तो वो था 12 इंची। कितना इंच? पिज्जा
वृत्ताकार होता है, तो उसकी त्रिज्या 12 इंची उन्होंने ऑर्डर किया। तो जो वेटर था वो बोला सर इसको तो बनाने में समय लगेगा सर, हमारे जो आदमी है वो और दूसरे काम में भिड़े हुए हैं, आप ऐसा कीजिए मैं आपको 8-8 इंच के 2 पिज्जा परोस सकता हूं उसी रेट में, आपको कीमत ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी, 8-8 इंच त्रिज्या के मैं 2 पिज्जा आपको दे देता हूं। तो बच्चे बड़े खुश हो गए, अरे वाह 2 पिज्जा मिलेंगे, पापा इसी को ऑर्डर करवा लीजिए, वो छोड़िए वो तो 1 पिज्जा मिल रहा है। तो उनके पापा ने कहा नहीं, भले हम 10 मिनट 15 मिनट रुक जाएंगे लेकिन हमको वो 12 इंच वाला पिज्जा ही आप ला कर दीजिए। वेटर समझ गया, बच्चे तो बच्चे हैं लेकिन पापा बड़े पढ़े लिखे हैं। तो आपके हिसाब से क्या है, कौन सा सौदा ज्यादा घाटा और कौन सा सौदा फायदा में था? 8-8 इंच त्रिज्या के 2 पिज्जा मंगवाने ज्यादा अच्छे थे कि 12 इंच का 1 पिज्जा? 12 इंच का 1 पिज्जा मंगवाना ज्यादा फायदा। कैसे? क्योंकि सर दोनों 8 इंच तोड़ेंगे तो 64 आएगा। 8-8 इंच का अगर वो पिज्जा मंगवाते हैं तो वृत्त का अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, 8×8 64, 64 पाई 64 पाई 128 पाई, जबकि उधर सिंगल पिज्जा जो 12 इंच का था 12 का वर्ग 144 पाई। अब आपको समझ में है? अगर आप ये कहानी बच्चों को सुना दें तो फिर देखिए वो गणित से कैसे मित्रता करता है, कैसे उससे दोस्ती करता है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको वर्गमूल और घनमूल और विभिन्न के सवाल पढ़ा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप शुरुआत कहानी से कीजिए, मैं लिख के देता हूं, गणित से उसकी ऐसी दोस्ती हो जाएगी कि आगे चल करके वो अपनी पूरी जिंदगी गणित में ही बिताना चाहेगा। तो शुरुआत कीजिए स्टोरी से, नए नए छोटे छोटे उसको उदाहरण दीजिए, छोटे छोटे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल बड़े पड़े हैं। एक आदमी था, नारियल का बिजनेस करता था, एक शहर से दूसरे शहर जाता था, ट्रेन के माध्यम से यात्रा करता था। मुंबई में वो 2 बोरी नारियल खरीदता है। कितने बोरी? 2 बोरी नारियल खरीदता है, हर बोरी में 100-100 नारियल रहते हैं। मुंबई से लेकर के उसको अपने शहर तक के स्टेशन जाना पड़ता है। मान लीजिए मुंबई से उसके शहर के बीच 100 स्टेशन है। कितने? 100 स्टेशन है, हर स्टेशन पे ट्रेन रुकती है। खुद का तो उसने किराया दे दिया है ट्रेन का, लेकिन सामान का लगेज भी देना पड़ता है, तो प्रति बोरी के हिसाब से उसको एक एक नारियल का किराया देना पड़ता है, मतलब एक एक नारियल उसको किराए के रूप में देना पड़ता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? हर बोरी के हिसाब से उसको एक एक नारियल देना पड़ता है। तो प्रश्न यह है कि जब वो अपने शहर पहुंच जाएगा उस समय उसके पास कितने नारियल बचे होंगे? क्या आप में से कोई बता सकता है? 100। कैसे? देखो उसके पास 2 बोरी नारियल हैं और दोनों बोरियों में 100-100 नारियल हैं और प्रति बोरी के हिसाब से एक एक नारियल उसको किराए के रूप में देना पड़ता है। तो प्रश्न ये है, अच्छा, और उसके मुंबई से लेकर उसके घर तक के बीच 100 स्टेशन है और हर स्टेशन में वो किराया दे रहा है नारियल का। तो बताइए जब वो अपने स्टेशन पहुंचेगा तो उसके पास कितने नारियल बचे होंगे? 101 बोरी बचेगा, नारियल नहीं बचेगा। एक एक सर जी ने आंसर पकड़ लिया है। हाँ हाँ, प्रश्न क्या चीज? प्रश्न रिपीट किया जाए। सीधी सी बात है, एक स्टेशन से यात्रा शुरू करता है दूसरे स्टेशन तक, दोनों के बीच में, ठीक है, यानी उसकी यात्रा का प्रारंभिक बिंदु और जहां उसका गंतव्य स्थल, जहां उसको जाना है, बीच में 100 स्टेशन है। हर स्टेशन में उसको प्रति बोरी के हिसाब से एक एक नारियल देना पड़ता है। उसके पास कुल 2 बोरी है और 100-100 नारियल है। कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब मैं आपको बतला रहा हूं। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, देखिए उसके पास बचेंगे 50 नारियल। अब आप पढ़ेंगे कैसे? हाँ ठीक है, चलिए सुनिए ध्यान से। जब वो अपनी यात्रा शुरू करता है, ठीक है, जब वो अपनी यात्रा शुरू करता है, हर स्टेशन पर, क्योंकि उसके पास शुरुआत में 2 बोरियां हैं और हर बोरी से एक एक नारियल दे रहा है, तो याद करिए और ध्यान दीजिए कि जब उसके 50 स्टेशन बीत चुके होंगे तो उसके 100 नारियल खप चुके होंगे। 100 नारियल खत्म मतलब 1 बोरी खत्म, यानी कि आगे के स्टेशन के लिए उसके पास 1 बोरी का ही उसको किराया देना पड़ेगा, यानी वो एक एक नारियल देगा। बात समझ में आ रही है? आगे के 50 स्टेशन के लिए वो कितने नारियल देगा? एक एक नारियल देगा, यानी कि 50 नारियल देगा, यानी कि लास्ट में जब वो अपने स्टेशन पहुंचेगा तो उसके पास
50 नारियल बचे होंगे। जिस तरह ये प्रश्न ने आपको सोचने पर मजबूर किया, ऐसे ही बच्चों को भी सोचने पर मजबूर करेगा। मैं यही आपको बताना चाह रहा था, ठीक है ना। ये अब इसमें कितने बन गए? 50। इसमें कितने बन गए? 50। दोनों को देना है। तो भैया ठीक है ना। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो, अच्छा चलो, आप लोगों को ये बताने के लिए कि कहानी का क्या अर्थ हो सकता है, कहानी का कितना बड़ा फायदा हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए मैं आप लोग को एक बहुत मजेदार बताता हूँ। आप 90s के युग में एक सीरियल आता था अलिफ लैला, आप सभी ने देखा कि नहीं देखा बताइए, ठीक है। तो उसके पहले और बहुत ही फेमस सीरियल रामानंद सागर, मतलब इतने फेमस डायरेक्टर, मतलब मैं बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, मैं उनका कोई भी सीरियल या उनकी कोई भी मूवी देखता हूँ ना, आप मुझे मत बताइए कि वो रामानंद सागर जी की मूवी है या सीरियल है, बस मेरे को सीरियल दिखा दीजिए। उनकी जो मतलब उन्होंने जो निर्देशित किया होता है, जिस हिसाब से उनके डायलॉग्स होते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि ये वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सब उसका उदाहरण आप जानते हैं, रामायण, वैसा रामायण नहीं बना। उसके बाद श्री कृष्णा, वैसा श्री कृष्णा नहीं बना। जय गंगा मैया भी उन्होंने बनाया, वैसा नहीं बना। उन्होंने जो सीरियल बनाए वैसे नहीं बने, और उन्हीं के द्वारा ये अलिफ लैला भी बना था, ठीक है। आपको मैं इसकी छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोरी में क्या ताकत होती है। आपको यकीन नहीं है तो आप घर जाइएगा, यूट्यूब पर उसका पहला एपिसोड देखिएगा अलिफ लैला का, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। कोई एक राजा रहता है, और वो राजा जब शादी करता है तो शादी के कुछ समय बाद उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया है, वो बेवफा है, तो वो उसको मरवा देते हैं। साथ ही साथ उसके मन में औरतों के लिए घृणा उत्पन्न हो जाती है। अब वो राजा रहता है, राजा तो पहले के तो राजा भैया अपनी मर्जी से किसी जिसको बोल दिए कि मैं इसको अपनाऊंगा तो उसको अपना लेते थे। तो वो अपनी घृणा उसके अंदर इतनी भर गई, इतनी भर गई, इतनी भर गई कि वो निर्णय लेता है कि मैं रोज रोज एक के साथ शादी करूंगा और उसको अगले सुबह मरवा दूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो अब गांव वालों में से एक की पुत्री का जब ये होने लगा, ये हश्र, तो सब ने बहुत परेशान हो गए और उस राजा के वजीर के पास गए कि वजीर अब आपने हमारी मदद कीजिए। राजा तो बौखला गए हैं बिल्कुल, उन्होंने क्या क्या ठान लिया है भाई, आए दिन हमारी पुत्रियों के वध हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए। तो वजीर असमर्थ रहता है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बोलता है। लेकिन ये बात जब उस वजीर की पुत्री को पता चलती है तो वो अपने पिता की आन रखने के लिए, क्योंकि गांव वाले भरोसे के साथ उसके पास गए थे वजीर के पास, तो उसकी पुत्री बोलती है कि नहीं, मैं अपने पिता की आन रखूंगी और उस राजा से मैं विवाह करूंगी, फिर भले ही मेरा वध क्यों ना हो जाए, कम से कम गांव वाले लोग ये तो नहीं सोचेंगे कि वजीर ने अपनी पुत्री को बचवा लिया और बाकी सबको मर जाने दिया। कम से कम ये तो नहीं सोचेंगे कि तो मैं उस राजा के साथ शादी करूंगी। फिर वजीर अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर के उस राजा के पास जाता है। राजा बोलता है तुम क्या कर रहे हो, ये तुमको पता नहीं उसका क्या हाल होने वाला है। तो वजीर बोलता है मैं उसको समझा समझा के थक गया हूं, लेकिन वो मान नहीं रही है, आप उससे शादी कर लीजिए। तो राजा बोलता है कि ठीक है, अब तुम जानो क्या हाल होने वाला है, तुम जानो करके। तो राजा उससे शादी कर लेता है। तो लड़की खुद चाहती है कि राजा से शादी करे करके, शादी हो जाती है। आप सुनिएगा ध्यान से। शादी की रात को अब राजा के मन में घृणा के अलावा कुछ है ही नहीं, वो कुछ जानता ही नहीं, वो बस सुबह होने के इंतजार में है ताकि उसका वध कर सके। लेकिन वो जो लड़की है वो बहुत ही जबरदस्त दिमाग वाली रहती है। आप देखिएगा वो एपिसोड, पहले एपिसोड में आपको ऐसा मजा आएगा, मैं तो रोज रोज उसको एपिसोड देख रहा हूँ, पहले भी देखा था अभी भी देख रहा हूँ। तो अब वो जो राजा जिसके साथ वो उसका विवाह हुआ है, अब वो लड़की अब उनको पहले बैठाती है, आओ बैठो, तनिक कुछ बात करो, मुझे पता है आप मुझे कल मरवा दोगे और मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी, लेकिन क्या उस मौत के भय से और उस मौत के डर से हम क्या आज की इस रात को व्यर्थ जाने दें? आज के लिए हमारे पास ये वाली रात है, क्या हम उसमें खुशी नहीं मना सकते? ऐसी ऐसी बातें उसको कहती हैं, लेकिन हर बात का राजा विरोध करते जाता है।
तुम मुझे भरमाने की कोशिश मत करो, मैं सब जानता हूं ये तुम्हारी चाल है, ऐसे ऐसे करके उसको बहुत बोलता है। फिर वो लड़की, ठीक है अगर आप यही चाहते हैं ना तो ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद अगर आपको ये लगे कि ये व्यर्थ है, इसमें कुछ दम नहीं है, कुछ मजा नहीं है, तो आप मुझे बेझिझक सुबेरे होने के पहले ही, मत इंतजार कीजिएगा सुबह होने का, आप मुझे मरवा दीजिएगा, लेकिन आप मेरी बात सुन लीजिए। तो राजा कहता है ठीक है चलो सुनाओ कहानी। उसके बाद ये कहानी जब वो सुनाने लगती है तो राजा जो उस एपिसोड को देखेगा ना, वो बोलेगा भैया मैं लाइन से एपिसोड देखूंगा, लाइन से देखूंगा बिल्कुल। वो स्टोरी सुनाते गई, रात से सुबह हो गई। जैसे ही अजान हुई, रानी ने अपनी कहानी बंद कर दी। राजा ने कहा चुप क्यों हो गई तुम, जारी रखो। तो बोली अजान का वक्त हो गया, कहानी समाप्त, अब शेष भाग रात में। तो सुनिए, अभी सुनिए, मजा आएगा अभी। राजा के सामने उसके जो सेनापति लोग हैं वो आ गए, क्योंकि राजा का हुक्म था, जिस हिसाब से वो अभी तक रानियों को मरवाते जा रहा था, तो सैनिक सुबह होती उसके पास हाजिर हो जाते थे उसकी रानी को लेने के लिए। उस दिन हाजिर हो गए। राजा ने उनको ये कहकर लौटा दिया कि हमने इनको एक रात का और जीवन दान दिया है। तो उन लोग चले गए, सैनिक लोग वापस। दूसरा दिन हुआ, इस बीच उस रानी के पापा जी उसके रिश्तेदारों से मिलने आए। चल बेटी, हमने तेरे को यहाँ से भगाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है, तू छोड़ ये चकल्लस, चल वापस चलते हैं, जान है तो जहान है। तो वो लड़की बोली नहीं, अभी तो मेरे मन में बहुत कुछ है और मैं और रुकूंगी, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। दूसरा दिन हुआ। अच्छा एक और मस्त वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो रानी है वो स्टोरी अपनी ऐसी जगह आकर के रोकती है मतलब ना, आप खुद अपना काम नहीं करोगे, मतलब आप, वो राजा तो राजा, जैसे आप बोलोगे ना मेरे को ऑफिस जाना है या कहीं कुछ जाना है, आप बोलोगे यार एक एपिसोड और देखूंगा मैं, वो ऐसी जगह कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, आखिर क्या हुआ, क्योंकि उसमें कुछ जादुई चीजें रहती हैं, कुछ ऐसे अचानक जिन प्रकट होता है, रहस्यात्मक बनाया जाता है, खींच सके, जानने की जिज्ञासा हो सके। तो मैं अभी तक के एपिसोड देख रहा हूँ और अभी तक वो स्टोरी चली रही है, एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी, दूसरी के अंदर तीसरी, तीसरी के अंदर चौथी। तो सोचिए अगर हम ऐसा बच्चों को पढ़ाएं तो क्या उनको जो 40 मिनट या 50 मिनट क्लासेस के पता चलेंगे क्या, बताइए? बिल्कुल पता नहीं चलेगा। हम तो ऐसे पढ़ाते हैं सर। बहुत बढ़िया सर, सब मिश्रण कीजिए, बिल्कुल हमारे पीरियड में बच्चे बोर नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल सर जी के एक बार तालियां हो जाए सर जी के लिए। तो आप बच्चों को कहानी के माध्यम से पढ़ाएं, कविता के माध्यम से पढ़ाएं, कविता भी सुना दीजिए, कविता उनको एक आध, आप कहीं से कुछ किसी वैज्ञानिक की कविता सुना दीजिए, किसी वैज्ञानिक की कहानी सुना दीजिए। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको बतलाता हूं, हम लोग कक्षा 12वीं में पढ़े हुए हैं फिजिक्स में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ठीक है। तो जब मैं ये टॉपिक पढ़ाया, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाया, तो मैंने ये नहीं पढ़ाया कि भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, फैराडे ने इसमें क्या क्या नियम दिए, मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने 15-20 मिनट पहले उसकी पृष्ठभूमि रखा, उसका ऐतिहासिक समय बताया कि फैराडे कौन थे, कैसे वो वैज्ञानिक बने, और लंबा नहीं खींचा, बस वो इंटरेस्ट जमाने के लिए मैंने ऐसा बोला। तो फैराडे जब छोटे थे ना, तो वो पुस्तक कॉपी की दुकान में जिल्द चढ़ाने का काम करते थे पुस्तकों पे। तो जो उनके पास पुस्तकें आती थी वो उनमें कवर लगाते थे, और कवर लगाते लगाते पढ़ भी लिया करते थे, और पढ़ते पढ़ते अब तरह तरह की पुस्तकें आती थी अलग अलग विषयों की। तो उनको विज्ञान विषय में रुचि जम गई, इतनी रुचि जम गई कि वो एक बार उनकी दुकान में कोई टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन, उन्होंने उनको विज्ञान की किताब पढ़ते देखा, ऐसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ते देखा, तो उनसे पूछ लिया आपको विज्ञान में रुचि है? उन्होंने कहा हाँ रुचि है। उन्होंने उनको लैब में काम करने दे दिया, उपकरणों को जमाना, पोंछना, साफ सफाई का काम। अब अधिकतर समय उनका लैब में बीतता, उनको रखवाली का उनको काम दे दिया गया। तो वो लैब के सामान को पोंछते पाछते रखते रखाते उसमें प्रैक्टिकल करने लग गया, इसको ऐसे करके देखूं क्या, उसको वैसे करके देखूं क्या, ऐसा करते करते खुद से ही उन्होंने बहुत सारी चीजें जनरेट की। और फैराडे ही नहीं, आप जितने भी वैज्ञानिकों के नाम सुने होंगे, सबके जब आप बचपन को पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये बचपन में ऐसे थे और बड़े होकर ऐसे बन गए। आइंस्टीन और एडिसन के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है ना।
पढ़ते ही नहीं थे। उनको उनके टीचर ने बोल दिया कि भैया ये बच्चा यहाँ पढ़ने लायक नहीं है, इसको आप घर में पढ़ाइए। अब सुनिए ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं अवचेतन मन का खेल। एडिसन को अब वो पढ़ने में टीचर से जब सवाल पूछते, वो बोलते कि यार ये तो इस लेवल का है ही नहीं, कुछ का कुछ पूछता है, यहाँ पढ़ने लायक नहीं है, इसका स्तर ठीक नहीं है। तो उसकी मम्मी को बुलाए, वो बोले भैया देखो आप अपने बच्चे को घर में पढ़ाइए, यहाँ पढ़ने के लिए वो नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है, मतलब वो यहाँ का माहौल के हिसाब से फिट नहीं बैठता है, उसकी दिमागी स्थिति यहाँ के बच्चों से मेल नहीं खाती है। तो ये उसकी मम्मी को पता है। एडिसन उस समय नहीं था बाहर में। जब बाहर निकले उन लोग, तो एडिसन ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी उस सर ने क्या कहा, हमको स्कूल से हम क्या घर जा रहे हैं क्या? तो उसकी मम्मी ने कहा हाँ बेटे, आपके सर ने यही कहा है कि एडिसन की पढ़ाई का स्तर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि उसको किसी बहुत बड़े स्कूल में या किसी बहुत बड़ी जगह में पढ़ाने की जरूरत है, या हो सकता है कि उसके टक्कर का कोई स्कूल ही नहीं हो। इसलिए बेटा मैंने निर्णय किया कि मैं तुम्हें घर में खुद पढ़ाऊंगी। मतलब टीचर ने उसकी मम्मी को कुछ और बताया, लेकिन इसने मम्मी को, मतलब मम्मी जी ने एडिसन को कुछ और कहा। अगर वो सच बता देती तो क्या होता, हो सकता है वो अपने मन में सोचने लगे अरे यार मैं वास्तव में पढ़ने लायक नहीं हूं। ये प्रोग्रामिंग होती है अवचेतन मन की। इसलिए कहते हैं शब्दों का बहुत बड़ा जादू होता है, शब्द नुकसान भी कर सकते हैं और फायदा भी। अब एडिसन को जब ये शब्द सुनने को मिला, अच्छा मैं वास्तव में ऐसा हूं क्या, क्या मेरा स्तर वास्तव में इतना उच्च है, ठीक है मम्मी तो फिर मैं घर में ही पढ़ूंगा। फिर सभी विषयों का अध्ययन उन्होंने घर पर ही किया, और बाकी इतिहास आप सब जानते हैं। अभी तक सबसे ज्यादा पेटेंट एडिसन के नाम से संग्रहित है। जब वैज्ञानिक कोई नई खोज करता है तो वो सब रजिस्टर्ड कराता है, सबसे अधिक एडिसन के नाम से ही है। विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने ही किया था। जब वो 60-65 साल के थे, जब वो कितने साल के थे, 60-65 साल के थे, तो उनकी अपनी जीवन भर की कमाई से उन्होंने एक प्रयोगशाला बनाई थी जिसमें उनके अभी तक के दस्तावेज, सभी उपकरण थे। अब उपकरण है, लैब है, सब केमिकल रिएक्शन हो सकता है, कभी भी कोई भरोसा नहीं। तो एक दिन उनकी पूरी की पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। सोचिए उनकी पूरी जीवन भर की कमाई जलकर राख हो गई, हो रही थी, आग जल रही थी। लोग कह रहे थे देखो देखो आग लग गई। एडिसन ने पता उस समय क्या कहा, अपने बच्चे को बुलाया, बेटा बेटा इधर आओ, जाओ अपनी मम्मी को बुला के लाओ और उनको कहो कि वो अपनी सहेलियों को बुला के लाए। तो बेटा बोलता है पापा लेकिन ऐसा क्यों? अरे बुलाओ बुलाओ, उन्होंने आज तक ऐसी आतिशबाजी नहीं देखी होगी, ये नजारा उन्होंने नहीं देखा होगा, जाओ जाओ बुलाओ। ये था उनका नजरिया। मतलब सोचिए उनकी जीवन भर की कमाई जलकर राख हो रही है और वो उस पर कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। मतलब नेगेटिविटी का कहीं नामो निशान नहीं है। हर कोई कहीं भी कभी भी किसी भी स्तर से किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। जब न्यूज रिपोर्टर ने, संवाददाताओं ने उनसे पूछा कि भाई आपकी तो जीवन भर की कमाई जलकर राख हो गई, अब आप कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, अब आप क्या करेंगे आगे? तो उन्होंने कहा करना क्या है, कल से फिर से बनाना शुरू करेंगे। मतलब उम्र के उस पड़ाव में उनका यह जज्बा था कि जो है वो सब फिर से बनेगा। इसी प्रकार अनेक वैज्ञानिकों ने जो चीजें बनाई थी उनको किसी किसी तरह से उनका नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। तो इसलिए बच्चों को किसी भी प्रकार से, कहीं भी, किसी भी दृष्टि से उनको कम ना समझे। अच्छा एक और बात, प्रश्न ये है कि सर बच्चे अगर कुछ गलती करें तो उनको किस तरह से समझाया जाए? तेज डांट करके या प्यार से? प्यार से समझाएंगे तो बच्चे बिगड़ते हैं, ज्यादा डांटेंगे तो बच्चों के मन में उनका नेगेटिव असर भी पड़ता है, उनके दिमाग में कुछ अलग असर पड़ जाता है। तो किस तरह से समझाया जाए बच्चों को? क्योंकि मैं ये अनुभव करता हूं कि कई बार क्लास में माहौल ऐसा बन जाता है कि डांटने का मन तो बहुत करता है, लेकिन हम मजबूर रहते हैं कि कैसे डांटें, हमारे बच्चे तो नहीं है। मन में कहीं ना कहीं ये भावना आती है। कई बार हम लोग क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा होता है क्या कि बच्चे बहुत उद्दंड करें, बहुत 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 उद्दंड करें? हाँ सर जी का ट्रिक बहुत अच्छा है। मतलब ना सर यूनिक वे में सोचते हैं, ये मैं बिल्कुल विश्वास कर लिया। बहुत बढ़िया तरीका है। मतलब आप कुछ हट के काम कीजिए, कुछ ऐसा काम कीजिए कि बच्चों की पूरी नजर, उनका पूरा ध्यान आप पर आके टिक जाए। बच्चों, अगर आप ये सोचते कि मैं बहुत तेज डांटूंगा बच्चों को और वो सीधी लाइन पे आ जाएंगे, नहीं। मैं बहुत प्यार से बात करूंगा तो वो सीधी लाइन पे आ जाएंगे, एक हद तक सच है। ठीक है, एक महात्मा ने कहा कि भाई अगर आपको किसी पर क्रोध करना ही है, ठीक है, कोई व्यक्ति उनके पास गया और उन्होंने कहा कि भाई मैं गुस्सा करना नहीं चाहता,
लेकिन मुझे आ जाता है और इतना तेज गुस्सा आता है कि फिर मैं खुद को भूल जाता हूँ और कुछ या तो मैं अनुचित बात कह देता हूँ या अनुचित कार्य कर देता हूँ, फिर मुझे बहुत पश्चाताप होता है। लेकिन अगर गुस्सा नहीं करूं तो मन मेरा बहुत मतलब अशांत रहता है। मुझे किसी को सुधारना है, किसी को कुछ बोलना है, कुछ काम नहीं हो रहा है, अब प्यार से बात मनती नहीं है कोई, तो मेरे को बनवाना है, मैं कैसे करूं? तो इसका बीच का रास्ता कुछ बताइए। सबसे अच्छा तरीका है गुस्सा आ रहा है ना, एक गिलास ठंडा पानी पी, कूल हो जाए। बहुत बढ़िया, शांति से बोलिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरे को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन मैं ये ट्रिक्स हमेशा से अपना कर रहा हूं। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। ऐसा व्यक्ति आज तक होगा नहीं कि मैंने किसी के ऊपर गुस्सा किया। आता है गुस्सा, एक गिलास ठंडा पानी, एक जय श्री राम का भजन, कूल एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये अपने अपने ट्रिक है। नहीं, बहुत सही है सर, बहुत सही है। यहाँ तक कि तो कईयों ने ये भी ट्रिक बताई कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, आप 100 से लेकर के उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94। आपका ध्यान गिनती में जाएगा, उस बात से हटेगा, आपका गुस्सा कम होगा। उसी समय चुप रहना है, शांत रहना है, धैर्य धारण करना है। 5 सेकंड का जादू समझना है। कितने सेकंड का? आपको पता है 5 सेकंड का जादू क्या है? आज आपको मैं बता रहा हूँ 5 सेकंड का जादू क्या है। ये आपको अच्छी अच्छी चीजों से बचाएगा और आपको सदा खुश रखेगा। लेकिन क्रोध जिसको आता है ना, उसको अटैक की, उसको ज्यादा क्रोध आया ना तो उसका हार्ट 2 घंटे तक पंप करता है, उसको अटैक की ज्यादा संभावना। सही है। रोज में लाना अपने आप को कमजोर हो जाता है। एकदम सही है, अपने आप को कंट्रोल करना है। तो वही ट्रिक तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब सुनना चाहते हैं? गुस्सा करके भी गुस्सा न करना, ऐसी कोई मेथड आपको मैं बताऊं क्या? गुस्सा करके भी गुस्सा न करना। ध्यान से सुनिएगा, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ट्रिक आप न केवल बच्चों के ऊपर, आप अपने रोजमर्रा के जीवन में या अपने घर पर, क्योंकि गुस्सा सभी को आता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई संत अगर कहे कि मैं गुस्सा नहीं करता, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। कोई संत अगर कहे कि मैं गुस्सा नहीं करता तो ये गलत है। गुस्सा उनको भी आता है, लेकिन व्यक्त किस तरीके से किया जाए उस मामले में वो संत कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? व्यक्त करना आना चाहिए। गुस्सा सबको आ सकता है, जिसको गुस्सा नहीं आता समझ जाओ वो बुद्धिमान नहीं है। व्यक्त नहीं करता, पी जाता, वो महान है। ऐसा भी है ना? चलिए अच्छा चलो, अच्छा मैं बोलूं? सर का पाँच जो है, हाँ, अच्छा सुनिए सुनिए, मैं आप भी अच्छा बोल रहे हैं। सुनिए, मैं जो बात कहने जा रहा हूं, ठीक है, मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो संपूर्ण है। अगर आप उस बात को पूरा सुन लेंगे ना, फिर आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। मैं दोनों बातें करूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। आपके मन में सच में कोई प्रश्न नहीं बचेगा। मैं ना क्रोध को दबाने की बात कर रहा हूं, मैं ना क्रोध का उबार निकालने की बात कर रहा हूं। मैं आपको एक अलग ही रास्ता बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओशो जैसे महान विचारक भी इसी रास्ते को बतलाते हैं, मैं उसी रास्ते की बात कर रहा हूं।